आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है इस पैनल पे। और साथियों, मैं अपने सभी महागुरुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा धन्यवाद रहेगा मेरे त्रिदेव, जिनके माध्यम से जो है मैं इस बिज़नेस में हूँ। त्रिदेव मैं उनको इसीलिए कहता हूँ कि मेरे जीवन में उनका जो है भूमिका देवों से ऊपर रहा है हमेशा। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे त्रिदेवों में से एक देव जो कि मनोज रोहिल्ला सर है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, और विनोद सर और संजय सांगल सर के लिए भी एक जोरदार ताली चाहिए। और इसी के साथ हम सभी के महागुरु जी मिस्टर रवि शर्मा सर, मैं आगे चलकर जरूर बताऊंगा मेरे जीवन में सर का क्या भूमिकाएं रही हैं। सर का एक शब्द मेरे जीवन में जो है बड़ी परिवर्तन लाके दिखाया है, तो आगे चलकर जरूर बताऊंगा। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियां रवि सर के लिए। थैंक यू सर। और इसी के साथ जो है धन्यवाद करते हैं हम सबके महागुरु जी मिस्टर योगेश सर। और हम सभी लोग जानते हैं कि वो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी उनका खास भूमिका रहा है। तो एक जोरदार तालियां योगेश सर के लिए। और साथियों, मैं आदर्श कुमार आप सभी का आज के इस पैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए भी एक जोरदार तालियां, क्योंकि आप जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, इसलिए सुबह सुबह उठकर इस पैनल में कनेक्ट हुए हैं। और साथियों, मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। और बचपन में ही मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ चुका था, और मुझे उन्हें उनको देखने का भी सौभाग्य नहीं मिला, और मैं उनके प्यार से हमेशा वंचित रहा हूँ। और उसके बाद मेरी करियर की शुरुआत हुई एक छोले भटूरे की ठेली से। वहाँ पे मैं एक छोले भटूरे के ठेले में, वसंत विहार बोल के एक जगह है, वहाँ पर जो है सी ब्लॉक मार्केट है, उस मार्केट में एक छोले भटूरे की ठेला है। आज भी वो ठेला वहीं पर है। उस ठेले में मैं 300 रुपये महीने में काम किया करता था, और उसी के बगल में एक बस स्टैंड है, वहीं पे मैं सोता था। और 300 रुपये महीना जब मुझे मिलता था तो मैं ऐसा सोचता था कि मुझसे ज़्यादा अमीर आदमी इस दुनिया में कोई है नहीं। बड़ा मज़ा आता था उस टाइम की लाइफ स्टाइल। तकलीफ बहुत सारी थी, लेकिन एंजॉय बहुत करे। हर शुक्रवार के दिन पहला शो देखने संगम सिनेमा पहुंच जाता था, और कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। रोड पे जिंदगी थी। कहते हैं ना कि पहले से ही इतना फटा है, इससे बुरा क्या होगा और क्या फटेगा। तो बहुत मस्त लाइफ चल रहा था, लेकिन अंदर से एक मतलब एक छटपटाहट सी थी कि ऐसी ज़िंदगी कब तक चलेगा। तो उसके बाद जो है मैंने किराने की दुकान में जो सामान-वामान उठाने देने का जो काम करते हैं, वो भी मैंने काम करा है। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो मुझे कभी आज तक स्कूल के अंदर मेरा नाम नहीं लिखा गया किसी भी स्कूल में। मैं कभी पढ़ने के नाम पे जो है कभी किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद जो है काम मैंने बहुत सारे करे। दिल्ली शहर में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना करे हों। चाहे जो है रिक्शा चलाने का हो, चाहे ऑटो चलाना भी मैंने सीखा है। और उसके बाद जो है मैंने अखबार भी डाले, और एक्सपोर्ट के कंपनी में नौकरी भी करी। एक्सपोर्ट की कंपनी में मैंने पहले हेल्पर ही से शुरुआत करा था। उसके बाद जो है काज बटन की मशीन मैं चलाने लग गया था। लेकिन वो छटपटाहट कभी ख़त्म नहीं हुई थी। लोगों को मैं देखता था, और मेरे अंदर से एक इच्छा होती थी कि अपना कुछ काम करना चाहिए, अपना कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने दूध का काम शुरू करा। पहलादपुर में एक डेयरी है, उस डेयरी से जो है दूध की, मदर डेयरी की थैली 50 किलो जो है दूध एक थैले में भरता था, और लोगों के घरों में घर घर जाके जो है दूध सप्लाई करता था। लेकिन इससे भी ज़िंदगी चल नहीं रही थी, क्योंकि दूध की थैली में मैक्सिमम जो है 1 रुपए की इनकम होती थी, और 50 किलो दूध बेचा तो पर डे जो है, और जो है 50 रुपए की कमाई करता था, और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और साथ में जो है जब मैंने इस काम को छोड़ा तो अखबार का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह अखबार का काम करता था, और जो है दिन में एक्सपोर्ट की कंपनी में नौकरी करता था। आप सभी लोग जानते हैं एक्सपोर्ट की कंपनी में जब काम होता है तो डे नाइट काम होता है। रात को 2-2 बजे मैं जो है एक्सपोर्ट की कंपनी से ओवरटाइम लगा के घर आता था, और 2 बजे घर आने के बाद, और जो है मैं घर पहुंचते-पहुंचते 3 बज जाते थे। फिर जो है साइकिल उठा के अखबार डालने चले जाता था। तो इस तरीके की लाइफ़स्टाइल रही है। लेकिन और जो है किस्मत से जो है बहुत परेशान था मैं, कि मैं सोचता था कि ऐसी ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो आप सभी लोगों ने अभी एक पिक्चर देखा होगा, पीके मूवी।
पीके मूवी में जो आमिर खान का हाल था, बिल्कुल हाल मेरा ऐसा ही था। सिर्फ फ़र्क ये था कि पीके मूवी में वो पीला हेलमेट पहन के भगवान को ढूँढ रहा था और मैं जो है बिना हेलमेट के ही ढूँढ रहा था। मैंने दिल्ली का ऐसा कोई दरगाह नहीं है, जहाँ पे मैंने चद्दर ना चढ़ाया हो, ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं है, जहाँ पे मैंने मत्था ना टेका हो, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और चर्च मेरा हर संडे का होता था, हर संडे मैं चर्च जाता था और जो है बाइबल पढ़ता था। और मुझे मतलब ढूँढता था कि कहीं कभी तो मिले वो भगवान और मैं उससे पूछूं कि भाई मेरी किस्मत लिखते समय कौन-सा पेन का इस्तेमाल करा था। तो बड़ा मतलब दुविधा था, बड़ी मुश्किलें थी, बहुत परेशानियाँ थी, ज़िंदगी मतलब खुद से निराश था। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था एक टाइम में कि मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लिए जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ़ को जो है कैसे जीऊँगा मुझे नहीं पता था। लेकिन उसी दौरान जो है मेरी एक शख्सियत से मुलाकात हुई और मैं आपको बताऊँ इस बिज़नेस में आने से पहले मेरे जीवन में 3 लोगों का बड़ा भूमिका रहा है। उनके बारे में मैं ज़रूर डिटेलिंग करूँगा। तो वो पहला शख्स जो जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो और कोई नहीं मेरी पत्नी थी और उनसे मेरी मुलाकात हुई। आप समझ सकते हैं कि मैं बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया, वो ग्रेजुएट, बड़ा दुविधा था शादी हो पाना। लेकिन उन्होंने ही मुझे समझाया, मैं तो हार चुका था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ जो कोई भी जुड़ेगा उसका जीवन कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं सोचता था लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी के बारे में बताया, मेरी खूबियों के बारे में बताया उन्होंने और उन्होंने जो है सही दिशा दिखाई किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए लाइफ में, सपने दिखाए उन्होंने। वो सारी चीज़ें करा उन्होंने जो है। उसके बाद जो है शादी की बात आती है तो शादी की बात जो है मेरे ससुराल में पूरे परिवार में सबने मना कर दिया था कि इससे शादी नहीं कर सकते हम लड़की की। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं और कोई भी परिवार वाले कोई भी जो है माँ जो है अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करेगी जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है कि नहीं? ना रहने के लिए घर, ना ठीक-ठाक सा कोई परिवार, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई अच्छी नौकरी। लेकिन मेरे जीवन में दूसरे शख्स का एंट्री हुआ मेरे ससुर जी। पता नहीं उनके अंदर उनको जो है मेरे अंदर क्या दिख गया, उन्होंने मतलब पूरे परिवार के खिलाफ जाके मेरी शादी कराई। क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते थे और वो जो है देखते थे कि मैं बचपन में भी किस तरीके से अखबार डालता था और अखबार मैं उनके घर में भी डालता था तो जानते थे कि ये मेहनती लड़का है, ईमानदार लड़का है। तो वो कहते भी थे कि आज इसके पास कुछ नहीं है लेकिन ये ईमानदार और मेहनती है और आगे चलकर बहुत कुछ बनाएगा। तो इसीलिए पूरे परिवार के खिलाफ जाके मेरी शादी करी। शादी होने के बाद साथियों आप सभी लोग जानते हैं अकेला नहीं रहता। कुछ सालों बाद जो है मैं भी मतलब 2 लोग नहीं रहे, मेरा एक बेटा हुआ। लेकिन ज़िंदगी बहुत कशमकश चल रहा था, बहुत परेशानी में चल रहा था। आप समझ सकते हैं कि 2008 में जिसकी तनख्वाह 3000 रुपए हो और 3 लोगों का परिवार चलाना हो, किराए के घर में रहना हो, तो किस तरीके की ज़िंदगी हो सकती थी, आप समझ सकते थे। बिल्कुल कशमकश में था, कैसे चलेगा ज़िंदगी, लेकिन कहते हैं ना कि जो रास्ता ढूँढता है, उसे रास्ता भी मिलता है। तो साथियों मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से हुई मैं ज़रूर चाहूँगा उस शख्सियत का जब भी मैं नाम लूँ तो उनके लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। वो शख्सियत और कोई नहीं मिस्टर मनोज रोहिला सर था, तो इनके लिए एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। उनके माध्यम से उनसे जान-पहचान हुआ और उनके माध्यम से किसी अच्छी जगह पे नौकरी लगी जहाँ पे उन्होंने नौकरी लगवाई थी, तो वहाँ पे नौकरी माँगने के लिए जब गया मैं इंटरव्यू हुई तो सामने से जीएम ने पूछा मुझसे, "कितनी सैलरी चाहिए?" तो मेरा कॉन्फिडेंस देखिए साहब 3000 रुपए की नौकरी थी तो मैंने सामने वाले को बोला कि साहब 3000 रुपए मिलते हैं, 4 साढ़े 4000 रुपए तो चाहिए, इससे कम में तो अपन आएगा नहीं। तो वो उसने भी मतलब फटाफट बोल दिया चल ठीक है आजा मजदूरी तो है, कोई नहीं लग गया। लेकिन 1 महीने बाद सैलरी आई, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि सैलरी 6000 रुपए आया था। तब मतलब मुझे जो है अपने जितने भी सर्कल में थे जो मेरी पत्नी कहती थी और मैं मनोज सर कहते थे कि तेरे अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी है, तब मुझे थोड़ा-थोड़ा यकीन होने लगा हाँ, ये लोग सही बोलते हैं लगता है। तो इस तरीके से जो नौकरी की शुरुआत हुई, नौकरी जो है करना अच्छे लेवल पे करना शुरू करा धीरे-धीरे। मनोज सर की बात करें तो मनोज सर ने मेरे जीवन में एक बड़े भाई का रोल निभाया है।
उन्होंने मुझे जो है अपने में मेरे साथ जो है कभी भी मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करा कि अनजान लोग हैं। एक बड़े भाई जो एक छोटे भाई के साथ व्यवहार करता है, उस तरीके से व्यवहार करा। और जो है इस इसी दौरान हमारी कंपनी शिफ्ट हो गई ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होने के बाद वहाँ और दुविधा हो गई, क्योंकि नौकरी थी नहीं तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। दादरी बोल के जगह है, वहाँ रहने लगा अपनी फैमिली को लेके। और बड़ा परेशानी होता था, कई मतलब हर महीने के 25 तारीख के बाद जो है दिन काटना मुश्किल हो जाता था। किसी न किसी से कर्जा मांगते थे, और कर्जा मांगने के लिए या हेल्प लेने के लिए मेरे सामने कोई और व्यक्ति भी नहीं था जो मुझे समझ सके। तो एक ही शख्सियत नजर आता था, मिस्टर मनोज रोहिला। और सर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि कई बारी तो बिना मांगे भी मदद कर देते थे। और वो मेरे चेहरे को पढ़ लेते थे और कहते थे कि ऐसा है आदर्श जी, मेरे को ना कंपनी से कुछ खर्चे के पैसे मिले हैं, अभी मेरे को कैश की तो ज़रूरत है नहीं, आप ले लो, जब आपकी सैलरी मिलेगी तब दे देना। तो इस तरीके से सर ने मेरी हेल्प करी, ज़िंदगी चल रहा था। और कुछ समय बाद सर ने अपनी कंपनी चेंज करी, हम लोग थोड़ा-सा दूर हो गए, डिस्टेंस हो गए, लेकिन साथ नहीं छूटा कभी। फ़ोन पे लगातार बातचीत होती रही, होती रही, होती रही। और एक टाइम ऐसा आया जब सर ने मुझे इस प्लान को देखने के लिए इनवाइट करा, और मैंने इस प्लान को देखा। देखने के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आई। एक तो साहब मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा, और दूसरा पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को कितनी समझ में आई होगी 40 लाख वाला प्लान। तो मेरी तो समझ में आई नहीं, मैं उठ के आ गया। उसके बाद जो है मनोज सर का और संजय सांगल सर, सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये दोनों ग्रेट लीडर हैं हमारे। और इनका, मैं पहलादपुर में रहता हूँ, मनोज सर नजफगढ़ में और संजय सांगल सर छतरपुर में। सर लोग हर संडे सुबह के 10 बजे पहलादपुर पहुंचते थे, मेरे घर के एरिया में पहुंचते थे और मुझे फ़ोन करते थे, आदर जी हम यहीं पास में जा रहे थे, आपके घर के नज़दीक ही हैं, आप मिल सकते हो क्या? और मैं महान आदमी, मैं इतना महान आदमी कि रोज़ मैं बहाने लगाता था, साहब अभी तो मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, अभी तो मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। और मेरा काम क्या होता था मैं बताऊँ आपको, संडे मतलब स्लीपिंग डे, ठीक है, संडे मतलब स्लीपिंग डे। भाई साहब सवेरे 10 बजे तो मैं उठता था, उठने के बाद कई बारी तो ब्रश करता था, कई बारी नहीं करता था, फिर मैडम नाश्ता करा देती थी, फिर मैं सो जाता था। फिर 1:30-2 बजे उठता था, फिर मैडम लंच करा देती थी, मैं फिर सो जाता था। तो इस तरीके से मैं, क्योंकि मैं सोचता था 10-1 हज़ार रुपए कमा लेता था उस टाइम में, और नौकरी करता था, और ऐसा सोचता था कि इससे ज़्यादा तो मैं कमा नहीं सकता। और जो समय, और मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं ऐसा सोचता था, ऐसा लगता था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई मेहनत ही नहीं करता था। और जब भी मुझे खाली समय मिलता था तो मेरा एक ही काम होता था, मैं सोऊं। लेकिन मेरे हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। 6 महीने तक लगातार यही क्रम चलता रहा। हर संडे को सुबह 10 बजे आते थे, और पहलादपुर में आके मुझे फ़ोन करते थे कि आपको आपसे मिलना है। तो इस लेकिन मैं हर बारी जो है 6 महीने तक टरकाता रहा, टरकाता रहा, टरकाता रहा, इनको घुमाता रहा। इन लोगों ने भी हार नहीं माना। आप सोचो, मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर नजफगढ़ है, और 30 किलोमीटर दूर जो है छतरपुर है। और दोनों जगह से सर लोग आते थे, 6 महीने तक लगातार आए। मेरा घर नहीं देखा था सब लोगों ने, और ना मैंने दिखाया था। और जो है ये लोग बताते थे कि यहीं पे पास में कोई जानने वाले रहते थे, हम उनके पास आते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि तेरा फॉलोअप करने आते हैं, ठीक है, बताते तो शायद मैं दोबारा भी नहीं मिलता। तो ऐसे करके बताते रहे, वो आते रहे, मैं टरकाता रहा। इस तरीके से 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद मैं, वो हार नहीं माने लेकिन मैं हार गया। वो हार नहीं माने, मैं हार गया। और मैंने भी दिमाग लगाया, मतलब सुबह सुबह फोन आया तो मैंने सोचा कि ये सर लोग तो बहुत बिजी लोग हैं। और हाँ, उस टाइम में मैं एक वाक्य और बताना चाहता हूँ। हम लोग जो है मैडम के साथ डिस्कस करते थे कि ये कैसे लोग हैं यार, संडे को भी चैन नहीं लेता इन लोगों को, खुद तो सोते नहीं है, दूसरे को भी सोने नहीं देते। इस तरीके की वर्डिंग थी हमारी, हमारे अपलाइन को लेके। अब हमारे लिए अपलाइन है, तब तो हमारे लिए अनजान थे। तो उस एक दिन क्या हुआ कि वो लोग आए और मुझे फ़ोन करा, और मैंने सोचा कि सर लोग बहुत बिजी लोग हैं, अगर मैं इनको बोलूँगा थोड़ी देर वेट करने के लिए तो ये लोग तो चले जाएंगे, इनके पास टाइम है नहीं, क्योंकि बहुत काम करते हैं ये।
और मैंने इनको बोला कि साहब आज मैं थोड़ा-सा फ्री तो हूँ, लेकिन आपको जो है ना थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, मेरे घर पे आके चाय पियो और जो है मैं नहा धो के रेडी होता हूँ। तो सर लोगों को मतलब सर लोग तो इसी मौके का तलाश थे कि कब मैं उनको घर बुलाऊँ। तो सर लोग तो आ गए और मैं महान आदमी तौलिया लपेट के खड़ा था उस टाइम में, नहाने के लिए जा रहा हूँ जी। तो सर लोग भी आके बैठ गए, तब तक मैडम ने चाय-वाय पिलाया, मैं नहा धो के आया, तो सर लोगों ने बोला चलो हमारे साथ। तो एक हमारे पास में ही रहते हैं जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन में आते हैं, उनके घर ले गए। उनके घर ले जाने के बाद सर ने जो है मनोज सर ने बैग से एक ए4 की शीट निकाली, व्हाइट पेपर निकालने के बाद मैं सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा। नाम लिखने के बाद जो है पूरा आने वाले 20 साल का जीवन का ब्यौरा उस पेपर में निकाल के रख दिया कि तू आज क्या है और आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है और आने वाले 20 साल में तेरी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है, उस पेपर के अंदर था। जब उस पेपर को देखा तो मतलब मेरे होश उड़ गए। मेरे सपने तो बहुत बड़े-बड़े थे। बच्चों की क्या पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए और कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बड़े-बड़े थे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो साथियों, सर ने बोला कि क्या अपनी जीवन में ये सारी चीज़ें जो भी तुमने सपने बोले वो हासिल करना चाहते हो? तो आप लोग भी यही बोलेंगे कि हाँ, मैं हासिल करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में नौकरियाँ बहुत करी है, छोटे-बड़े, आड़े-तिरछे हर तरीके की नौकरी करी है और हर नौकरी में आप सभी लोग इंटरव्यू दिया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इंटरव्यू में जो एक आखिरी सवाल और जवाब सामने वाला ही देता है। वो क्या है सवाल और क्या जवाब है, आप जानना चाहते हैं? वो सवाल और जवाब वो एक ही है कि पहले तो पूछता है तुम कितना लोगे? उसके बाद ये बताता है मैं तो इतना ही दूँगा। ठीक है ना? कोई भी ये नहीं बोलता जितना तुम लोगे उतना दूँगा, कभी नहीं। पहली बात तो जितना माँगोगे उससे कम देता है और उसके बाद जो है वो एहसान जता के देता है कि भाई मैं तो तेरे पे इतना भी दे के एहसान कर रहा हूँ, तो इसके काबिल भी नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगियाँ मैंने जिया था। मैं आपको बताऊँ नौकरी के दौरान ही मेरे साथ ऐसी भी घटनाएँ घटी थी कि मैं नौकरी ढूँढ रहा था, नहीं मिल रहा था, तो हमारे नज़दीक में ही एक स्कूल की शुरुआत हुआ। एक स्कूल बड़े लेवल पे एक स्कूल बनना शुरू हुआ। जब सारे काम-काज हो गए, तो वहाँ पे पियोन की नौकरी की काम खाली था। तो किसी की सिफ़ारिश के माध्यम से वहाँ पे पियोन की नौकरी पे लग गया था मैं। और पियोन की नौकरी करते-करते लगभग 15 दिन हो गए थे, तो वहाँ के मैनेजमेंट को पता लग गया कि ये हमारे यहाँ जो पियोन है वो तो पढ़ा-लिखा नहीं है। क्या है हमारे यहाँ जो पियोन है वो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो उन्होंने क्या करा मुझे निकाल दिया 15 दिन बाद ही। तो मेरे को बड़ा दुःख हुआ उस टाइम में और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भई मैं चाय तो बनानी मैं बना देता हूँ और डस्टिंग-वस्टिंग करनी होती थी मैं कर लेता हूँ, बढ़िया कर लेता हूँ और कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और मुझे निकाल दिया। उस टाइम तो बहुत दुःख हुआ, लेकिन आज समझ में आता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आज मेरे दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। साथियों ये जो है हमारी क्या बोलते हैं कि सोच का फ़र्क है। अगर उसी अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता है, तीसरी चौथी भी मैं पढ़ा लिखा होता और उसी स्कूल में पियोन की नौकरी करते रहता, तो मेरी कभी सोच ही नहीं बनती कि मैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि अपने एरिया के जाना-माना स्कूल है, सेंट कोलंबस स्कूल। रवि सर अक्सर इधर रहते हैं तो उनको पता भी होगा, दयाल बाग में ये स्कूल है। तो साथियों इस तरीके से लाइफ़स्टाइल जिया था, इस तरीके की नौकरी की ज़िंदगी जिया था, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार कोई शख़्स मेरे सामने बैठ के ये बोल रहा था कि तुम जीवन में क्या चाहते हो? कौन-से सपने हैं? तो मेरे को बड़ा खुशी हुई और मैंने सर से एक ही सवाल करा कि सर इसकी शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर ने एक फ़ॉर्म निकाला और उसका कॉस्ट बताया ₹350 मैंने तुरंत ही पैसे दिए और फॉर्म भरे। हालाँकि मेरे साथ 2-3 लोग और थे, उन लोगों ने नहीं भरा, लेकिन मैंने भर दिया। पहली चीज़ तो क्या है कि मनोज सर के ऊपर बहुत बिलीव था, क्योंकि उनका बहुत सारे सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया वो बात मुझे मेरी समझ में आ गया था, तो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जो है मैंने एक पहली जनवरी का दिन था, उस दिन जो है हम लोग हेड ऑफ़िस गए दोनों
अपनी मैडम के साथ, और वहाँ मेरी मुलाकात जो हुई मिस्टर विनोद रोहिला सर से हुई, तो एक जोरदार तालियां सर के लिए भी होनी चाहिए। सर की बात करें तो मनोज सर से मिलने के बाद मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो लेकिन जब मैं विनोद सर से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे तो दो बड़े भाई हैं। इतना प्यार मिला उनसे, उनसे मिलने के बाद कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वो कोई अनजान व्यक्ति है। एक फैमिली रिलेशन बना। उन्होंने पूरा हेड ऑफिस में बैठा के मेरा रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पैकेज दिलवाए मुझे, और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत खुश। हम दोनों लोग, मेरी मैडम और मैं दोनों ही खुश, क्योंकि अब हमें तो ऐसा लगने लगा था 1 साल बाद 40 लाख रुपए हमारे घर आएंगे, और हमारे तो वारे न्यारे हो गए। और हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, किस तरीके से काम करना है, लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि जिस माहौल में पला बड़ा उस माहौल को मैं कभी पसंद ही नहीं करता था, तो वहां मैंने किसी से दोस्ती नहीं करी। और जिस जिस माहौल को मैं पसंद करता था उन लोगों ने मुझसे दोस्ती नहीं करी, क्योंकि मेरी एजुकेशन हायर था। कैसे कर लेते हो? तो इस तरीके की लाइफ स्टाइल था, कोई मुझे जानता ही नहीं था। मेरी सुबह जो है 7 बजे 8 बजे 7:30 बजे के करीब मैं घर से निकलता था, और रात के 11 साढ़े 11 बजे घर में घुसता था। पड़ोसी भी नहीं जानते थे। एक दिन की वाक्य बताऊं, पहलादपुर में ही रहता था, और जो है एक दिन मैं तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं जल्दी घर आ गया। मेरे ख्याल से 3-4 बजे करीब मैं घर आ गया था। तो घर में जैसे ही घुसा, थोड़ी देर बाद पड़ोसन मेरी मैडम से पूछती, आपके घर में कोई मेहमान आया है क्या? तो मेरी मैडम ने बताया, नहीं ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ये हस्बैंड है? हालांकि उस जगह पे रहते हुए मेरे को सालों हो गए थे। ये स्थिति थी, पड़ोसी तक नहीं जानता था। तो आप सोच के देखो, मैं लोगों को प्लान दिखा रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुना। सर लोग बोलते थे, विनोद सर, मनोज सर, सांगल सर, सभी लोग बोलते थे कि ट्रेनिंग में आओ। ट्रेनिंग द्वारका मोड़ पे हुआ करता था। गुड़गांव में मेरी नौकरी थी, पहलादपुर से गुड़गांव नौकरी करने जाता था। और जो है शाम को 7 बजे ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग में भी मैं जाता था। काम नहीं चल रहा था, लगभग 6 महीने बीत गए, किसी ने कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इनवाइट करता था, लोग आते नहीं थे। जो लोग आते भी थे तो मना कर देते थे। इस तरीके से जिंदगी चल रहा था, लेकिन ट्रेनिंग में जाना नहीं छोड़ा मैंने। क्योंकि साहब लोग बोलते थे, सर लोग बोलते थे कि भाई आप जो है ट्रेनिंग में आओ, लगातार आओ, ट्रेनिंग में आने से फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा नुकसान का तो नहीं पता, लेकिन मैं ट्रेनिंग में जाना नहीं छोड़ा। उस ना जाने के जो ट्रेनिंग ना छोड़ने का कारण भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें देखी है। और जब थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्टेटस पे नौकरी करने भी लगा था, तो उसके बाद भी जो है ऑफिस में जाता था, तो कलीग्स का चेहरे पे जो है एक एटीट्यूड दिखता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो उससे अपन लोग थोड़ा दब के रहते थे। बॉस हमेशा डराने की कोशिश करता था, और घर में आता था तो मैडम का मायूस चेहरा दिखता था। वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पे दिखता था कि भाई तूने उसके लिए क्या करा है। इस तरीके की जिंदगी थी। आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या सोच बनी होगी, किस तरह कभी मतलब हंसने मुस्कुराने का मौका मिला भी होगा या नहीं मिला होगा। लेकिन एक जगह था जिसको बोलते हैं वेन्यू, जहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पे एक खुशी होती थी, हर व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होता था, और हर व्यक्ति का जो है एक दूसरे से गले मिल के हालचाल पूछता था। ऐसी एक जगह थी जहां पर जाने के बाद मुझे भले ही कुछ मिनटों का हो, कुछ घंटों का हो, लेकिन एक खुशी मिलती थी। इस वजह से मैंने ट्रेनिंग में जाना नहीं छोड़ा। और साथियों, इस तरीके से करके लगभग 12 महीने बीत गए थे। मेरा कोई अचीवमेंट नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं जुड़े थे। जैसे कि पिछली बार कुंदन जी के स्पीक में जो है कुंदन जी ने बताया था कि मेरे बाद वो ज्वाइन हुए थे, क्योंकि उनके फॉलोअप में मैं गया था। लेकिन मेरे ज्वाइन होने के 12 महीने से पहले जो है कुंदन सर का सिल्वर का रिकग्निशन हो चुका था, उनके पास बाइक आ चुकी थी। तो ये सब देख के बड़ी तकलीफ होती थी कि भाई काम तो मैं भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग में मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद में लोग ज्वाइन हुए, उनके साथ जो है अचीवमेंट आ गई है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और उस दौरान जो है मेरे अपलाइन बोलते थे कि आप जो है दिल्ली के बाहर के अपलाइन से बात करो। हम लोग अपलाइन की बात शुरू शुरू में बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन उस टाइम में भी लोग हमारे अपलाइन बोलते थे कि दिल्ली के बाहर के अपलाइन से बात करो। दिल्ली में जो अपलाइन है उनसे तो हमारी बात होती थी, मनोज सर, संजय सांगल सर, विनोद सर और भूपेंद्र सर, सबसे बात होती थी। लेकिन दिल्ली के बाहर के अपलाइन से बात करने में मेरे को थोड़ी सी घबराहट होता था।
और मैंने लगभग जनवरी में मेरी आईडी ग्रीन हुई थी और लगभग दिसंबर के 15 दिसंबर के आसपास की बात है। और जो है मैंने एक दिन मैंने सोचा कि इतने लोग जो बोल रहे हैं कि बाहर की अपलाइन से बात करोगे तो काम बढ़ेगा, आज मिला ही लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने रवि सर को ही फ़ोन करा था। रवि सर का किसी कारण से फ़ोन बिजी था, तो नहीं बात हो पाई। फिर मैंने तुरंत योगेश सर को फ़ोन मिलाया और योगेश सर से भी बात नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो मैं भी रुका नहीं क्योंकि उस दिन ठान लिया था आज तो मैं बात करूंगा। फिर मैंने सरनाम सर को फोन मिलाया, तो सर का नाम आया, तो सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर ने जो है पहली कॉल में फ़ोन उठा लिया और फ़ोन उठाने के बाद जो है मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और उनको बताया कि मैं दिल्ली से हूँ। और उन्होंने जो है पहली सवाल मुझसे जो पूछा, आदर्श जी आपके पास टूल्स क्या क्या है। तो मैं अपलाइन का बहुत मान रखता था, अपलाइन की बात मानता था, तो मेरे पास सारे टूल्स थे। बुक्स भी बहुत सारे ले रखे थे और सारे फ़ोल्डर वोल्डर सारी चीज़ें ले रखा था। तो मैंने सर को बताया कि सर ये टूल्स है और ये जो है सारी चीज़ें हैं। तो सर ने बोला कि आपके पास बुक कौन-सा है? तो मैंने सर को गिनवा दिया आज़ादी जीने की और जो है बड़ा सोच का बड़ा जादू और 1-2 किताब और गिनवाया। तो सरनाम सर ने मुझसे कहा कि आदर्श भाई, मुझे नहीं पता आप कितनी सिस्टम की बात मानते हो और कितनी नहीं मानते हो और कितनी किताब पढ़ते हो, कितनी नहीं पढ़ते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बड़ी सोच का बड़ा जादू अगर आप पढ़ते हो, तो आज से 15 दिन बाद 1 जनवरी को सागरपुर में एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप रिकग्निशन ले रहे होगे। तो मेरे को भी बड़ा खुशी हुई। और मैं आपको साथियों बता दूं, जिंदगी का जो बिजनेस लाइफ में जो है पहली बार बड़ी सोच का बड़ा जादू का पन्ना मैंने पलटा था उस दिन। और मैंने उस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद काम करने की शुरुआत करी और सच में सरनाम सर की बात सही हुई। उस फंक्शन में मैंने क्यूएससी का रिकग्निशन लिया था। आप सोचो कि ज्वाइन करने के बाद 12 महीने बाद पहले चेक आया था, 12 महीने के बाद पहला चेक आया था। उसके बाद काम करने की शुरुआत करी और काम करते करते जो है मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और उसी दौरान में जो है मैंने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो है मैंने अपना बिजनेस शुरू करा, एक ठेकेदारी का काम शुरू करा। ठेकेदारी करते करते बहुत अच्छा काम चलने लग गया और बहुत बड़े लेवल पे हो गया था काम। तो इस बिजनेस के ऊपर से पूरा ध्यान हट गया। हालांकि अपलाइन से साथ नहीं छूटा था, अपलाइन की हर बात को मैं मानता था, ट्रेनिंग प्लान में मैं जाता था और हर फंक्शन को मैं अटेंड करता था। और इस तरीके से जो है अपनी, लेकिन ध्यान मेरा पूरा अपने बिजनेस के ऊपर था। लेकिन कहा जाता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ और उस बिजनेस लॉस में जो है मेरे को लगभग 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया। उसी दौरान मेरा बेटा भी बीमार हो गया, सीरियस कंडीशन में था, हॉस्पिटलाइज हुआ 1 हफ्ता और पैसों का और मार पड़ा और कर्जे चढ़े। और इस तरीके से मैं बहुत परेशान हुआ। 2-3 महीने का किराया पेंडिंग हो गया था, किराया नहीं दे पा रहा था। इस तरीके से बहुत परेशान हुआ और अब जो है मैंने किसी से 20,000 रुपए ब्याज पे लेके अपने मकान मालिक को किराया किराया कंप्लीट करके अपना सारा सामान लेके ससुराल में रहने लगा था। मैं आपको बता दूं, ससुराल मेरा अच्छा खासा है, अपना घर है, अच्छा बड़ा घर है, किराएदार बहुत सारे हैं, कमरे बहुत सारे हैं उनके पास। उन्होंने मुझसे शुरू से बोला था कि हमारे पास आके रहो, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी ने एक डिसीजन लिया था कि जिंदगी तो अपने ही दम पे जिएंगे। लेकिन वो दौर दौर भी ऐसा था कि मुझे वहां पे वापस जाना पड़ा, ससुराल में जाके रहना पड़ा। और वो कहते हैं कि जब डिप्रेशन में आदमी होता है तो अकेला रहना पसंद करता है। मेरी पूरी फैमिली और ससुराल की पूरी फैमिली जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और मैं ऊपर एक रूम ले रखा, ऊपर जो एक रूम था उस रूम में मैं अकेला पड़ा रहता था पूरे पूरे दिन। फोन की घंटी बजती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं कौन व्यक्ति होगा जो मुझसे कर्जा मांगने के लिए, तो फोन नहीं आया है। और कोई दरवाजे पे दस्तक देता था तो ऐसा लगता था कोई कर्जे वाला तो नहीं आया। इस तरीके से बहुत डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन थैंक्स मेरे तीनों अपलाइन, जिनको मैं त्रिदेव बोलता हूँ, उन लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद तीनों में से किसी न किसी का फोन आता था और एक ही बात बोलते थे, आदर जी आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आदर जी आपके अंदर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी है, आदर जी आप जो है बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हो, आदर जी आप हर परिस्थिति से निपट सकते हो। इस तरीके से जो है मुझे मोटिवेट किया करते थे। लेकिन कब तक करते,
इस लेकिन कब तक करते, वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन मैं इतना डिप्रेस हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था, मेरे साथ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 15 लाख का कर्जा कैसे निकालूं, अपने परिवार को कैसे जो है इस मुसीबत से निकालूं। मैं मैडम के चेहरे पे देखता था कि जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने मायके आके रहूंगी, लेकिन उसको भी वहां जाके रहना पड़ा था, तो उस तकलीफ को मैं देखता था। और एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे ही बेड लगा हुआ था, बेड के ऊपर लेटा हुआ था, ऊपर पंखा चल रहा था, और उस पंखे को चलते हुए देखते देखते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं उठ के जो है, वहां पे सामान सारा रखा हुआ था, मैं वहां पे उठ के रस्सी ढूंढने लग गया कि मुझे रस्सी मिल जाए, मैं इस पंखे से लटक के अपने आप को खत्म कर दूं, और जो है मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा, तो कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। लेकिन उसी दौरान में एक फोन की घंटी बजा, और साथियों वो फोन करने वाला कोई और नहीं, मिस्टर विनोद रोहिला सर थे। एक जोरदार तालियां सर के लिए। अगर कुछ मिनट देर हो जाती तो आज मैं उस वाक्य को आज मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर उस समय में मैं वो डिसीजन ले लेता तो आज मेरे परिवार का क्या स्थिति होगा, क्या स्थिति होता, कैसी जिंदगी वो बिता रहे होते सर। लेकिन उस टाइम में सर का फोन आया, और उस वक्त रवि सर का बहुत बड़ा रोल है। रवि सर का मैंने एक फंक्शन अटेंड करा था इस्कॉन टेम्पल में, और सर ने जो एक डायलॉग बोला था, रवि सर वो डायलॉग मैं दोहरा सकता हूँ सर प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि सर ने एक डायलॉग बोला था, जिंदगी वक्त का मोहताज नहीं होता, जिंदगी वक्त का मोहताज नहीं होता, उम्र गुजर जाती है सर पे ताज नहीं होता। कुछ तो सोचा होगा ऊपर वाले ने आदर्श कुमार तेरे बारे में, नहीं तो सेफ शॉप से तेरी मुलाकात नहीं होता। ऐसी एक डायलॉग सर ने बोला था अपने ऊपर, लेकिन उस समय में मेरे ऊपर फिट बैठ रही थी। उस डायलॉग मेरे जो है दिमाग में गुजरा था, और उसी दौरान जो है विनोद सर का फोन आ गया, और विनोद सर ने बोला कि आदर्श जी आपको दिशा चलना है, आदर्श जी आपको दिशा चलना है। अब मैं कहाँ कौन सी दिशा में जा रहा था, और सर कौन सी दिशा में ले जा रहे, मेरी समझ में नहीं आया। और मैं यही सोचा कि चलो ऊपर वाले का ये मर्जी होगा, तो मैं उस समय में शांत हो गया, मैंने अपने आप को शांत करा। विनोद सर ने सारी बातें बताई कैसे कैसे दिशा चलना है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में युद्ध चलता है जब ऐसी परिस्थिति चलती है। तो दिल कह रहा था कि चल दिशा चल, वातावरण बदलेगा, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, लेकिन दिमाग कह रहा था, उस समय की परिस्थितियों को गिनवा रहा था, तेरे पास पैसे नहीं है, तू ससुराल में पड़ा हुआ है, तेरे ऊपर कर्जा है, कैसे जाएगा। इस तरीके से दिल और दिमाग के बीच में युद्ध चल रहा था। लेकिन थैंक्स गॉड उस युद्ध में जो है मेरा दिल जीत गया, और मैं दिशा पहुंच गया, और दिशा पहुंचा। आज जो है व्हाट्सएप और जो है इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे प्रमोशन तरीके हैं। आज जो है व्हाट्सएप पे पोस्टर बना के डालते हैं, दिशा का वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं था ऐसा, सिर्फ अपलाइन था प्रमोशन के का जो माध्यम अपलाइन ने कह दिया तो दिशा प्रमोट हो गया। और इस तरीके से मैं दिशा गया। जब दिशा पहुंचा तो मूर्ति सर का दिशा था। सबसे पहले तो मैं उस जगह पे जाके ही मैं फ्लैट हो गया कि भाई ऐसी जगह मैंने पहली बार देखा था जिंदगी में। और वहां पे जाने के बाद मैंने जब ट्रेनिंग हॉल में गया तो ट्रेनिंग का एक पोस्टर देखा जहाँ पे दिशा लिखा हुआ है, और उसके नीचे छोटे अक्षर में लिखा था बिल्डिंग ए विनर एटीट्यूड। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब चीजें पढ़ के तुरंत समझते हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। ऊपर का दिशा तो समझ में आ गया था, लेकिन नीचे जो है नहीं समझ में आया था। लेकिन किसी से पूछ भी नहीं सकता था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता था, मैं इंटरनेट पे चेक करता था क्या क्या है, तो मैं उसमें डाला तो इंटरनेट ने बताया कि जो है जीतने की रवैये को विकसित करता है दिशा। तो इस लाइन को पढ़ के जो है मेरे को बड़ा खुशी हुई कि मेरे मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये क्या है, ये जो है यही चीज तो मुझे चाहिए था। और साथियों उस पूरे दिशा को जो मैंने लेने के बाद, जो दिशा में एक समय ऐसा आता है जहां पर जो है अपनी कमियों को लोग जलाते हैं। तो मैं आज सबके सामने में जो बताना चाहूंगा, पहली दिशा में जो मैंने अपनी कमी जलाई थी, वो कमी थी कि मैं जिंदगी में जो हर बार जो मैं हार मान जाता था, मैं कभी जो है इस तरीके के मौके में खुद को हारने नहीं दूंगा। इस तरीके का जो कमी था मैंने उस दिशा में जलाया था। और साथियों वो दिशा है, वो दिन है, और आज का दिन है। जिंदगी में कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं कर पाया, जिंदगी में मेरे अपलाइन से जो है मुझे जो है अलग नहीं कर पाया कोई भी। और इस तरीके से जो है मैं लगातार पॉजिटिव रहा हूँ, चाहे बिजनेस में कितना भी
अचीवमेंट आया वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आज अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि तुम ये सेफ शॉप से तुमने क्या कमाया, तो मैं सामने वाले को एक ही जवाब देता हूँ कि सेफ शॉप से मैंने अपनी जिंदगी कमाई, और इससे बड़ी दौलत जो है मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ी दौलत मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय गवारा नहीं दे रहा है, तो बाकी की चीजें अगली बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत डीपली तो मैं नहीं गया हूँ। अपनी जीवन की कुछ बातें जो है मैं आपको कुछ बताने की कोशिश की है। कहीं पर भी गलत लगा हो तो उसको जो है छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। अब बात करें कि इस बिजनेस में आने के बाद आज के समय में जो प्रोडक्ट की बात करें, तो प्रोडक्ट जो है हमारे सेफ शॉप संस्था में ब्रांडेड और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और मैं उस प्रोडक्ट के 100% हर प्रोडक्ट के यूजर तो नहीं कह सकता, क्योंकि प्रोडक्ट इतना सारा है कि सबको मैं यूज कर पाऊँ पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको मैं कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ। और बात करें कि ये जो आपके सामने कोट दिख रहा है, ये कोट भी सेफ शॉप का ही है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, घड़ी भी सेफ शॉप की है। और मैं अपने पास एक ग्रंथ की बात करें तो ये जो है संपूर्ण अनुमान। और ये संपूर्ण अनुमान की बात करें तो मेरे घर में जो है मेरी बेटी घर में सबसे पहले उठ के नहाती है, और उसकी उसकी आदत बन चुकी है, नहा के आने के बाद जो है सबसे पहले इसको जो है ऑन करके रख देती है, हनुमान चालीसा चल जाता है, और जो उसको भी अच्छा लगता है। और दिन में एक आध घंटा जो है बाल हनुमान लेके भी बैठती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और जब से ये आया है घर की वातावरण शुद्ध हुआ है। और उसके अलावा बात करें तो बाल पोस्ट मेरे घर में कंटिन्यूसली यूज होता है, और टूथपेस्ट मेरे घर में यूज होता है, और हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर ये बच्चों के लिए जो है ये भी यूज होता है मेरे घर में। और जो मेरे जीवन में सबसे प्रभावित जो प्रोडक्ट है सेफ शॉप का, तो वो है नोनी। मैंने पहले भी बताया, यूट्यूब पे वीडियो भी है कि नोनी के वजह से मेरे को किस तरीके से फायदा हुआ। मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। यूरिक एसिड में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे बहुत सारी प्रोटीन की चीजें नहीं खानी है, दाल नहीं खानी है, साग नहीं खाना है जो है, और जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी जो जिससे प्रोटीन बने। तो खाएं क्या ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन साथ में दवाई चल रहा था। दवाई का पत्ता मैं भी दिखाना चाहूंगा, ये दवाई है। और कंपनी जो ये इस दवाई की कॉस्ट बोले तो 15 टैबलेट की जो कॉस्ट है 350 रुपये। 15 टैबलेट की कॉस्ट 350 रुपये है, और पर डे 2 खानी थी, यानी कि 700 रुपये महीने का, ये सिर्फ एक दवाई। आप खुद ही सोचो, किसी भी डॉक्टर पे जाते हैं तो हमें जो है सिर्फ एक गोली देके तो नहीं भेजता है, उसके साथ 4-5 गोलियां और जोड़ देता है, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो, लगभग महीने के 1000-1200 की दवाई खा रहा था, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। जैसे ही दवाई बंद कर दूं वैसे ही दर्द शुरू हो रहा था। लेकिन जब से मैंने नोनी पीना शुरू करा, मैंने दवाई खाना बंद कर दिया, और परहेज मैंने पूरी बंद कर दी। जो मेरा मन करता है वो खाता हूँ, जो मेरा जैसे मन करता है वैसे खाता हूँ। नोनी कंटिन्यूस पीता हूँ, और नोनी के वजह से जो है मेरी यूरिक एसिड बिल्कुल खत्म हो चुका है, और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, मुझे कोई दर्द भी नहीं है। तो साथियों, मेरी बातें इतनी थी। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने इतनी पेशेंसफुली इतनी देर तक सुना। और जो है मैं अपने बीच जो है आज के पैनल जो हमारे होस्ट हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय सांगल सर।